गुड मॉर्निंग ऑल, हाउ आर यू? कैसे आप? लास्ट टाइम हमने प्रोसेसेस चालू किया था, उसके बाद उस प्रोसेस में हमने आइसोबारिक प्रोसेस देख लिए। डन। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में। आप बोलेंगे सर आपका एक प्रोसेस आधा घंटे का पौन घंटे का चल रहा है, मतलब इतना देर। ऐसा है कि पढ़ना है तो मतलब उसका हर एक पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर सीईटी में कुछ पूछ लिया जाए तो आप उसे आंसरेबल होना चाहिए, सीईटी, नीट या जेई में, और वही कंसेप्ट है। ओके, तो आज हम आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ेंगे। इसमें भी 7 स्टेप्स देखेंगे। ओके, बट फर्स्ट वन आइसोकोरिक प्रोसेस, उसी को ही आइसोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोसेस। अभी हमारा मतलब हर किसी का पैटर्न होता है, तो हमारा पैटर्न जैसे कि नाम क्या है, आइसोकोरिक। अभी मैं कुछ मतलब बताना चाहूंगा कि आप इसे याद कैसे रहेंगे। इसको हम दो मतलब आइसो और इसके बाद कोरिक। प्रोसेस तो पता है, डन। प्रोसेस यानी कुछ ना कुछ ऑपरेशन। सो आइसो यानी क्या? आइसो यानी सर हम आइसोलेटेड, यानी कि हमारे जो कुछ भी वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। करेक्ट है? आइसो यानी कांस्टेंट। जैसे आइसो यानी कांस्टेंट, आइसोलेटेड। हाँ, व्हाट इज मीन बाय कोरिक? जैसे अभी आप बोलते हैं ना कि एक पृथ्वी जो है, एक अर्थ जो है, हाँ, एक पृथ्वी का गोला जो है, अगर मतलब ये हम ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे कि देखिए हम उसके 4 हिस्से करते हैं, 4 हिस्से करते हैं, और उसमें से मतलब जो आपने मतलब अगर आपने ज्योग्राफी का किताब कभी कभार खोल के देखा होगा, खोला है, हर किसी ने खोला है, तभी तो इस यहाँ तक 11th-12th में आए। हाँ, तो देखिए उसमें आपको ऐसा दिखाई देता है कि वो पृथ्वी के अंदर जो मतलब जैसा ऊपर वाला उसका कोर है, नहीं अंदर वाला कोर है, उसके ऊपर मैंटल है, उसके ऊपर क्रस्ट, जो लेयर्स है, वो लेयर्स दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, वो पूरा पृथ्वी का गोला दिखाते हैं। उसमें से एक कोर 1/4 पोर्शन वहां से निकाल लेते हैं, तो आपको वो 3D डायग्राम दिखाई देती है, जिसमें से क्या होता है, वहां पर मतलब पूरा पृथ्वी है और 1/4 मतलब उन्होंने निकाल लिया है, 1/4 कोर उन्होंने निकाल लिया है, तो आपको अंदर का वाले सब वो हिस्से नहीं दिखाई देते। डन। तो मैंने क्या बोला, 1/4 कोर आपने निकाल ली, मतलब याद रखिए मेरा ये पैटर्न है, 1/4 कोर आपने निकाल ली। 1/4 कोर मतलब क्या है, पृथ्वी का 1/4 वॉल्यूम आपने हटा दिया। 1/4 वॉल्यूम क्या हटा दिया? वॉल्यूम। कोर यानी क्या, उससे कुछ वॉल्यूम। सो मैं क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच, कोरिक यानी क्या बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम। सो सिंपल है, डिनोट करते हैं वी से। सो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन्स द कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब एक आध प्रोसेस जब हो रही है तो थ्रू आउट द प्रोसेस उस चीज का वॉल्यूम एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। डन। जैसे आइसोबारिक में हमने पढ़ा था कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सर तो हमें एग्जांपल दीजिए। अरे एग्जांपल के मतलब एग्जांपल के साथ ही पढ़ेंगे ना, तो अभी हम देखेंगे एग्जांपल। डन। अभी एग्जांपल देखिए, जैसे हाँ प्रेशर कुकर, हाँ, जिसमें हमारा चावल पकता है, दाल पकती है। डन। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, जैसे देखिए अभी उसका डायग्राम निकाल दो। ये देखिए, ये क्या किया मैंने, एक प्रेशर कुकर निकाला। डन। इसके अंदर क्या किया मैंने, थोड़ी सी, हाँ, एक लिक्विड ले लिया, वाटर। मैंने यहां तक वाटर फिलअप कर दिया है, यहां पर क्या किया है, वाटर फिलअप कर दिया है, और अभी मैं इसे कंटिन्यूअस हीट देना शुरू करता हूं। ये मैंने चालू की कंटिन्यूअस उसे हीट सप्लाई करना। ऐसा है कि देखिए जब मैं इसे कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करूंगा, तो ऐसा है ना, वो जो वाटर है उसके अंदर जो प्रेजेंट वाटर है वो मतलब उसका भाप होने लगेगी। मतलब क्या है, उसका इवेपोरेशन चालू हो जाएगा। अरे उसको हम हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है
तो क्या है, मतलब आप वाटर का बॉइलिंग करने के लिए क्या करते हैं, उसे हीट ही देते हैं ना, हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो अभी है कि यहाँ पर अंदर से वो मतलब उसका ये होना, मतलब वहां पर हमें वेपर्स दिखाई दे रहे होंगे। क्या वेपर्स, वाटर अभी गर्म होना शुरू हो गया ना, पानी की भाप चालू, तो ये क्या है, वेपर्स। देखिए अभी ऐसा है कि जैसे जैसे कंटिन्यूअसली हम हीट देते जाएंगे, ये पानी और गर्म होता जाएगा और गर्म होता जाएगा और गर्म होने के वजह से कंटिन्यूअसली वहां पर वेपर्स तैयार होंगे, वेपर्स वहां पर बनना शुरू हो जाएंगे और कंटिन्यूअसली वेपर्स बनने की वजह से वहां पर एक वेपर का प्रेशर क्रिएट होगा, वेपर्स का प्रेशर क्रिएट होगा। सो देखिए, मतलब इसका मतलब है ना कि देखो, जब हमने सिर्फ शुरुआती में जब ये लिया था, क्या ये अपना प्रेशर कुकर, और सिर्फ उसमें वाटर रखा था, तो वहां पर कुछ प्रेशर था नहीं था। सो मतलब प्रेशर कुछ ना कुछ जीरो था, मैंने मतलब कुछ जीरो पकड़ के मान लीजिए एट अ टाइम T इज इक्वल टू 0। जब मैंने कंटिन्यूअसली हीट देना शुरू किया, वैसे वैसे वहां पर वेपर प्रेशर बढ़ने लगा। करेक्ट है, वेपर प्रेशर बढ़ने लगा। सो प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग एट टाइम T इज इक्वल टू समथिंग एक हाफ आवर। करेक्ट है, एक चेक करिए, मतलब आप अब सोचिए, ऐसा है कि यहां पर प्रेशर तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है नहीं। अरे आपने कभी देखा है क्या, जैसे ही हम गैस शुरू करते हैं फिर अंदर का पकने चालू होता है तो फिर उसका वो ढक्कन ऐसा निकल के ऊपर आता है? नहीं, ढक्कन तो वैसे ही क्लोज की क्लोज है। डन, ढक्कन ऐसे की क्लोज, ऐसे मतलब पहले जैसा ही क्लोज की क्लोज है। मतलब ये जो वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर एक कुछ इनिशियल वॉल्यूम था। करेक्ट है, वहां पर कुछ इनिशियल वॉल्यूम था। एट लास्ट जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तभी भी वही वॉल्यूम रहेगा, V1 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम तो एज इट इज रह गया लेकिन प्रेशर बढ़ गया। सो ऐसा है कि नहीं, एक प्रोसेस कंप्लीट हुई, हीट दी सर, यहां पर हमने हीट सप्लाई की, टेम्परेचर बढ़ गया, उसके वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, उसके वजह से सर इस प्रेशर कुकर में प्रेशर बन रहा है अभी और चावल पक रहा है। मतलब एक पूरी प्रोसेस हुई जहां पर हमारा वॉल्यूम एज इट इज कांस्टेंट ही रहा है। देखिए ना, जैसा जितना वॉल्यूम पहला था प्रेशर कुकर का, उतना भी फाइनल में भी उतना ही है, नहीं बढ़ गया। सो ऐसा है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम रहेगा जीरो, चेंज इन वॉल्यूम रहेगा जीरो। इसी प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। सो ये मैंने एग्जांपल दिया, आई होप गाइज आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल याद रखिए। डन। तो अभी देखिए स्टेटमेंट ऐसा है कि एक बार एग्जाम्पल आपको आ जाए ना तो आप स्टेटमेंट खुद ब खुद बना लेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टेटमेंट क्या हो गया? सो स्टेटमेंट इज लाइक, हमारा फर्स्ट पॉइंट यही होता है हर टाइम, स्टेटमेंट एंड उसका मतलब एक एक्सप्रेशन। सो स्टेटमेंट क्या है? द प्रोसेस, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच the volume remains constant, ऐसी प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो मैं एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं? सो V दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो अगर मैं ये लिख सकता हूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब कुछ चेंज नहीं है। सो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? जीरो। डन। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, स्टेटमेंट एंड उसका एक्सप्रेशन। डन, विथ एग्जांपल ऑफ प्रेशर कुकर। डन। अभी देखेंगे सेकंड पॉइंट। अभी देखेंगे आप सेकंड पॉइंट। हर एक पॉइंट आपको आना चाहिए, मतलब एक एक पॉइंट करके जब हम जाएंगे ना तभी कुछ मतलब अच्छे से स्टडी हो पाएगी। अभी हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, दैट इज गे-लुसैक्स लॉ। सर ये कहां से पढ़ रहे हैं हम? तो आइसोकोरिक पढ़ रहे हैं, ये कहां से आ गया? अरे सुनिए तो, गे-लुसैक्स लॉ जो है ना, गे-लुसैक्स लॉ, इसमें भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में ही कुछ कहा गया है। थर्मोडायनेमिक्स में जो आपने थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स पढ़े, वहां पर भी आप कौन से वेरिएबल्स पढ़ते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और भी है लेकिन ये तो तीन।
और इसमें भी अगर गे-लुसैक्स लॉ में भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बताया गया है, तो हमें वहां पर रिलेट करना होगा, सर यहीं पर क्यों ये किया, लास्ट वाले में क्यों नहीं? क्योंकि गे-लुसैक्स लॉ का स्टेटमेंट मैं बोलता हूं, देखिए गे-लुसैक्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कुछ समझ में आ रहा है? दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू 0, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द pressure is directly proportional to the temperature of system, to the temperature, that is, देखिए गे-लुसैक्स लॉ, मैंने गे-लुसैक्स लॉ यहां पर क्यों लिया समझ में आया? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ऐसा है ना, आइसोकोरिक में भी क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, इसके वजह से मैंने यहां पर रिलेटिव मतलब एक रिलेशन में ये पढ़ाई हम कर रहे हैं। डन। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डन। अरे करेक्ट है। जैसे अभी हमने जो वो सिलेंडर का ये प्रेशर कुकर का जो एग्जांपल लिया था, वहां पर क्या था, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रह गया था, करेक्ट है, वॉल्यूम एज इट इज कांस्टेंट था। जैसे ही आप हीट उसे दे रहे थे, हीट दे रहे थे मतलब टेम्परेचर दे रहे थे, और ऐसा है ना, सो हीट कंटिन्यूसली दे रहे तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वो लिक्विड को मतलब आप वाटर को टेम्परेचर दे रहे हो, वैसा ही उसका उधर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था कंटिन्यूसली। सो है ना, मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो मैं क्या कह सकता हूं, इन्होंने क्या कहा है, वही एग्जांपल के साथ, प्रेशर कुकर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डन। जैसे कि देखिए, अरे हमने वहां भी पढ़ा था ना, क्या पर इन आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, अभी आप और एक बार दिखाता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। चलो n तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, वो हमने हटा दिया, ऐसा समझ लिया कि चलो एक वन नंबर ऑफ मोल है। R तो गैस कांस्टेंट है, हमें यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगवाना है। तो कांस्टेंट कब आता है? जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं, तब वो इक्वल टू एंड कांस्टेंट आता है। डन। तो अब ये हो गया इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए ना, V अगर कांस्टेंट है तो मैंने निकाल दिया, V कांस्टेंट है तो देखिए आप बोल सकते हैं एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डन। हो गया ना, हो गया प्रूफ। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सो मैं इसे और इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूं? सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सॉरी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दैट इज P upon T is equal to constant. P upon T is equal to constant. That is P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 is equal to P3 upon T3 is equal to, लिखते जाइए आप, constant. Done. So गे-लुसैक्स लॉ हमें क्या बताता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डन। हमने किस एग्जांपल के साथ पढ़ा? एक ही तो एग्जांपल पढ़ा है हमने, प्रेशर कुकर, हर तरफ अप्लाई हो रहा है। ओके। सो फर्स्ट पॉइंट था स्टेटमेंट, सेकंड पॉइंट हो गया गे-लुसैक्स लॉ। अभी हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। बोला ना टोटल 7 पॉइंट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लास्ट टाइम क्या था? थर्ड पॉइंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहा होगा। अगर पढ़ा है तो याद रहना चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी देखिए, मैंने जब वो वाला ये जो मैंने प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल लिया था, तो मैंने क्या किया था, ऐसे बताया था कि ये देखिए, मैंने एक्स एक्सिस पे डिनोट किया है, एक्स एक्सिस पे डिनोट किया है मैंने वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट इज V एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं डिनोट कर रहा हूं प्रेशर,
मतलब पीवी ग्राफ निकाल रहे हैं हम, कौन सा वाला, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ पता होना चाहिए ना। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, प्रेशर। देखिए सर, आपने क्या पढ़ा था, इन आइसोकोरिक प्रेशर वॉल्यूम कैसे रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट पे किसी ना, मतलब ना वो राइट साइड जाएगा ना लेफ्ट साइड, मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, वॉल्यूम एज इट इज कांस्टेंट। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली हीट दे रहे थे तो वहां पर प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था। तो प्रेशर मुझे बढ़ाना होगा, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं ये देखिए ऐसा निकाल सकता हूं, करेक्ट है क्या, डन। तो आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहां पर ऐसा है कि वॉल्यूम एज इट इज एक ही वॉल्यूम रहा है, ओके, लेकिन प्रेशर देखिए, यहां पर था प्रेशर P1, यहां पर बन गया प्रेशर P2। तो प्रेशर P1 टू P2 इंक्रीज हो रहा है, ये दिख रहा है, एरो दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम एज इट इज कांस्टेंट रहा है, डन। तो ये इसी ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस वाला ग्राफ, बराबर है ना, जहां पर वॉल्यूम एज इट इज कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। सो क्या था, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है उसी को आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, सो है ना, इसी को। अगर मैं इसका स्लोप निकालो, मतलब मुझे अगर इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, सर क्या होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, हाँ, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, जैसे मैं यहां पर अगर देखिए मैं एक छोटा सा मतलब स्मॉल पोर्शन ले लेता हूं, मुझे यहां इस ग्राफ का स्लोप बताना है। कैसा है, एक टेक्निकल लैंग्वेज भी होती है ना, तो टेक्निकल लैंग्वेज में ये भी आता है, जो ग्राफ निकाला है उसका स्लोप क्या है, तो स्लोप मुझे चाहिए, तो स्लोप में कैसे लिखूंगा, dp अपॉन dv, dp अपॉन dv। अभी ऐसा है कि यहां देखिए dp अपॉन dv की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी, क्या होगी, इंफिनिटी, करेक्ट है। सो देखिए ना, ग्राफ कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसका स्लोप क्या है, अरे देखिए इंफिनिटी रहेगा ना। सो dp अपॉन dv क्या हो गया, इंफिनिटी, क्योंकि देखिए प्रेशर कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और v है कि जो चेंज ही नहीं हो रहा है। सो dv क्या होगा, देखिए dp की कुछ ना कुछ वैल्यू है, dp की कुछ ना कुछ स्लोप की ऊपर की तरफ बढ़ने वाली वैल्यू है। तो ऐसा है कि हम समझो, मतलब हाँ, और dv क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 0। सो समथिंग वैल्यू डिवाइड बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी, डन। सो मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि सर इस ग्राफ का जो स्लोप है वो मैं इंफिनिटी लिख सकता हूं, यस इंफिनिटी ही है, ओके, डन। सो आई होप गाइस कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, जहां पर मैंने बताया कि वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वॉल्यूम एज इट इज कांस्टेंट रहा। पीवी का ग्राफ निकाला था तो प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, तो फिर हमने स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाला, दैट इज dp अपॉन dv, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। आई होप यू गेट इट। नाउ आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट इज साइन कन्वेंशन, फोर्थ पॉइंट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में भी सर दो चीजें आती हैं, करेक्ट है। सो उसमें आता है फर्स्ट वन, देखिए आइसोकोरिक है ना, उसे को हमने क्या बोला था, आइसोमेट्रिक, चलो मैं ऐसा बोलता हूं, आइसोमेट्रिक हीटिंग, आइसोमेट्रिक, अरे वही आइसोमेट्रिक यानी आइसोकोरिक, लेकिन क्या, हीटिंग, हीट कर रहा हूं। और देखिए नेक्स्ट वन, इसके वाइस वर्सा क्या लिखता हूं, आइसोमेट्रिक कूलिंग, आइसोमेट्रिक कूलिंग। जैसे कि समझिए कि आप आइसोमेट्रिक हीटिंग, इसका मतलब है आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट है। तो आइसोमेट्रिक हीटिंग में क्या है, आप कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं ना, हीटिंग, तो हीट दे रहे हैं, तो ऐसा है कि जो अंदर वाला मतलब जो अभी लिक्विड था, वाटर था, उसका इंटरनल एनर्जी है, एनर्जी बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं हीट दे रहा हूं, आइसोमेट्रिक हीटिंग क्या होगा, अगर मैं हीट दे रहा हूं तो वहां पर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तब प्रेशर भी बढ़ेगा,
जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तब वो प्रेशर भी बढ़ेगा, करेक्ट है। तो ऐसा है कि जिस चीज से हमारी एनर्जी बढ़ रही है वो जो हीट है वो पॉजिटिव होगी ना, वो जो हीट है वो पॉजिटिव होगी। अरे सोचिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं एक सिस्टम हूं, मुझे कोई एक एनर्जी लाके दे रहा है तो मेरी एनर्जी बढ़ रही है, तो वो जो दी हुई हीट है वो भी पॉजिटिव है और मेरी एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब वो एनर्जी भी पॉजिटिव हो गई। डन। यहां पर माइनस कुछ हो ही नहीं रहा है। तो देखिए आइसोमेट्रिक हीटिंग में मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो डेल्टा क्यू होगा वो होगा पॉजिटिव, करेक्ट है, और जो डेल्टा यू होगा वो भी पॉजिटिव होगा सर, करेक्ट है क्या। जब आइसोमेट्रिक हीटिंग होगा, जब हीट आप सप्लाई करेंगे तो एनर्जी देंगे, तो एनर्जी मेरी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ने की वजह से वो जो हो गई वो पॉजिटिव एनर्जी। और हीट, अरे जहां पर एनर्जी बढ़ती है तो मतलब मैंने बोला ना वो हीट हमारे लिए पॉजिटिव है। सो ऐसा है ना, पॉजिटिव हीट पॉजिटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू। अभी देखिए करेक्ट वाइस वर्सा। अगर आप एक चीज याद रखते हो ना तो दूसरा वाला आपको आराम से आ जाता है, मतलब वो कंपैरिजन में आप कर लेते हैं। जैसे हीट सर ने बताया था कि हीट अगर देते हैं तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, करेक्ट है, और इंक्रीज वाला वर्ड पॉजिटिव दर्शाता है, करेक्ट है। अभी दिखाएंगे आइसोमेट्रिक कूलिंग। कूलिंग कब होता है? कूलिंग तब होता है जब एक आध चीज, अभी आप फ्रिज में एक आध चीज रखते हैं, वो क्यों किस लिए रखते हैं? गरम करवाने के लिए, ठंडी करवाने के लिए। तो वो चीज ठंडा हो रहा है, मतलब क्या है, आप उसमें से जो भी चीज है उसमें से आप हीट निकाल के ले रहे हो और उसे और ठंडा करवा रहे हो, करेक्ट है। वो जो चीज है उसे ठंडा कैसे करवाते हैं? उसमें से हीट निकाल के लेते। तो मैं ऐसा कह सकता हूं वहां पर क्या होगा, आइसोमेट्रिक हीटिंग में आपने क्या किया था? हीट सप्लाई की थी। तो आइसोमेट्रिक कूलिंग में आप क्या करेंगे? हीट रिजेक्ट करेंगे, हीट रिजेक्ट। अगर आप हीट को रिजेक्ट करेंगे तो वो जो डेल्टा क्यू होगा वो कैसा होगा? निगेटिव। अरे हीट एक एनर्जी है ना, तो मेरे में से अगर आप हीट निकाल के ले रहे हो तो ऐसा है, तो मेरी जो एनर्जी है वो आप निकाल ले रहे हो, तो एनर्जी निकाल ले रहे हो तो मेरी एनर्जी माइनस हो गई ना, तो वो हीट किस काम की? तो वे माइनस डेल्टा क्यू। डन। और मैंने कहा ना, अगर आपके मतलब सिस्टम में से अगर हीट निकाल के ले रहे हो तो मतलब क्या है, आप उसकी एनर्जी छीन रहे हो, तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी। सो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू ऑल्सो निगेटिव। सो देखिए ना, आइसोमेट्रिक कूलिंग में सब निगेटिव ही निगेटिव है, मतलब वो साउंड भी निगेटिव कर रहा है कि हीट निकाल के ले ली, मतलब छीन लिया, उसके वजह से एनर्जी कम हो गई। हीट निकाल के ले ली, माइनस डेल्टा वी माइनस डेल्टा यू। डन। ओके। सो आई होप गाइज आपको आइसोमेट्रिक हीटिंग जो है वह उसमें से आइसोमेट्रिक हीटिंग एंड आइसोमेट्रिक कूलिंग, अभी उसके लिए आप अच्छे से साइन कन्वेंशन यूटिलाइज कर सकते हो। सो कितने पॉइंट्स हुए अभी हमारे? 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल। सेकेंड पॉइंट क्या था? मैं हर बार रिवाइज इसलिए करवाता हूं कि अगर आप रिवीज, टॉपर वही है जो हर बार मतलब जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए वो ग्रास्प हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होगी। सो स्टेटमेंट एंड एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद हमारा था गे-लुसाक्स लॉ। थर्ड में हमने पढ़ा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोमेट्रिक, यही आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड फोर्थ वन साइन कन्वेंशन, किसके लिए? आइसोमेट्रिक हीटिंग एंड आइसोमेट्रिक कूलिंग। डन। सो फिफ्थ पॉइंट, लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ा था ना, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपको आपने अगर लास्ट वाला वीडियो सब देखा होगा ना, तो आपको ये पॉइंट्स मतलब एक 5-10 मिनट्स में क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं बाय यूजिंग के। मैंने लास्ट टाइम वो स्पंज वाला बॉल नहीं लिया था, एक स्पंज का, जिसका एक वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम। मैंने क्या किया? उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। जैसे ही उस स्पंज बॉल के ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो उसका वॉल्यूम घट रहा था, करेक्ट है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा था। तो मैंने ये इसके लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये लास्ट टाइम लेक्चर में हो चुका है। ऐसा है कि टाइम इज मनी, मतलब पैसा खर्च करो या टाइम, दोनों एक ही है। तो मैं चाहता हूं कि हमें टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, डन।
तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिया था, K इज इक्वल टू, आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला रटना नहीं चाहिए, आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं, और जैसे ही आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है. सो द K इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम. अभी ऐसा है ना कि एक्चुअली बल्क मॉडुलस के यहाँ पर मतलब आपको माइनस सर साइन, सर वहां पर माइनस लिखा था, दिया था किताब में, साइन के चक्कर में मत पढ़ो. अभी हमें साइन कन्वेंशन मतलब कैसा है, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वो माइनस साइन दर्शाता है, जैसे कि कंप्रेस हो रहा है. अगर वो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वहां पर पॉजिटिव साइन. अभी ये साइन के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ पर हमें सिर्फ यही देखना है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, K दैट इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा V टू द ओरिजिनल V. ये जो V है ना ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वॉल्यूम, और डेल्टा V यानी चेंज हुआ वाला वॉल्यूम. जैसे कि अभी देखिए ये ओरिजिनल वॉल्यूम था आपका, जैसे ही आपने, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, जैसे आपने प्रेशर अप्लाई किया ऑल मतलब 360 डिग्री सब तरफ से, तो ऐसा है कि वो उसका ये वॉल्यूम इतना बन गया. ये क्या है, ये V1 था इनिशियल वॉल्यूम, ये V2 है. ये क्या है, ये है ना चेंज इन वॉल्यूम. तो इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. डन. तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V. अभी देखिए सर आप इसमें ये फिर से क्यों लाए, अभी देखिए ना, लास्ट टाइम आइसोबारिक में प्रेशर वाला वेरिएबल था जो डेल्टा P कांस्टेंट था. अभी यहां पर क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर व्हाट, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस. और आइसोमेट्रिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है सर, डेल्टा V इज इक्वल टू 0. आइसोमेट्रिक प्रोसेस में हमने पढ़ा है डेल्टा V इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे. सो K इज इक्वल टू डेल्टा P की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मैं उसे डेल्टा P लिखता हूं. नीचे वाला क्या हो गया, 0. करेक्ट है. सो ये क्या बन गया, इंफिनिटी. करेक्ट है ना, समथिंग डिवाइड बाय 0 हम इंफिनिटी पकड़ते हैं. करेक्ट है, इंफिनिटी लेते हैं. तो देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिक की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर आप 0 पुट करेंगे ना, आ गया ना. सो जैसे कि आपको सीटी वाला पूछ सकता है कि सर इन आइसोबारिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या थी, वहां पर क्या था, वहां पर तो टोटल 0 था क्योंकि डेल्टा P 0 था. लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा P अपॉन 0. सो अभी वैल्यू इंफिनिटी बन गई है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू K की वैल्यू इंफिनिटी बन गई है. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आई होप. इसलिए हमने ये मतलब ये रिलेटिव में हम पढ़ रहे हैं. ओके, सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन आइसोमेट्रिक प्रोसेस विल गिव यू वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू इंफिनिटी. आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा. ये मैं फास्ट नहीं ले रहा हूं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में इन द मतलब रिलेशन ऑफ आइसोबारिक. तो अभी ये आपको आना चाहिए कि सर यस इट इज अ इंफिनिटी. डन. सो नेक्स्ट वन पॉइंट इज कौन सा वाला है बताइए. अगर आपने लेक्चर देखा होगा, पढ़ाई की होगी तो आप बता सकते हैं. ज्यादा फर्क नहीं होता है टॉपर और ये मतलब वो जो लास्ट वाला, मतलब सर मुझे 40% वाले में और 99% वाले में ज्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ 1% होता है. 99% वाला दिल लगा के पढ़ता है, 90 और 40% वाला दिल लगा के सोता है. ज्यादा फर्क नहीं होता. सो 6th वन प्रोसेस देखिए, 6 स्टेप भी चालू हो गए. अभी 6 वाली क्या था, हमने देखा था वर्क डन. करेक्ट है, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस देखा था. तो यहां पर देखना होगा वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस. वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस. सर वर्क डन क्या होता है, हमने पढ़ा है वर्क डन यानी P इंटू डेल्टा V. अरे आप जितना प्रेशर चेंज करते हो वहां पर, जैसे कि हमने वो पिस्टन में पढ़ा था, ये देखिए ये पिस्टन, ये सिलेंडर वाला एग्जांपल, जहां पर ये यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पे पिस्टन था, यहाँ पर गैस था, ये आपने हीट सप्लाई की, और जैसे आपने हीट सप्लाई की वो गैस एक्सपांड होने लगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ा. तो ऐसा है कि देखिए यहाँ पर आपका मतलब आपने प्रेशर लगवाया, गैस ने प्रेशर क्रिएट किया ना, तो वहां पर प्रेशर क्रिएट हुआ. जैसे ही प्रेशर क्रिएट हुआ पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ा, मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ ना. जो इनिशियली वॉल्यूम इतना था अभी वॉल्यूम इतना बन गया. डन. सो P डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन. अरे वर्क डन यानी क्या होता है, देखिए आराम से देखिए, वर्क डन यानी क्या होता है,
यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं और ये इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो वर्क डन का मतलब ये भी होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। इसी को हमने क्या लिखा था, देखिए मैं ये बताता हूँ आपको ये कैसे आता है, बहुत बार बता चुका हूँ आई थिंक, लेकिन देखिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या सर, ये हमको हमने रट्टा मार लिया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक आध चीज को हम फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस हो गई तो वो हो गया काम। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को आप लिखते क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स को आप लिखेंगे क्या, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, करेक्ट है। फोर्स इज इक्वल टू, देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो ये मैंने यहाँ पर पुट किया। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ के जगह पे क्या, पी ए इंटू एक्स, ए इंटू एरिया इंटू चेंज इन लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम। सो ए इंटू एक्स या क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, सो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, मतलब सो P इज इक्वल P इंटू डेल्टा वी। सो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, करेक्ट, डन। सो अभी देखिए इन आइसोमेट्रिक प्रोसेस, दैट इज इन आइसोकोरिक प्रोसेस, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, 0 है। वो प्रेशर कुकर में वॉल्यूम चेंज हो रहा था क्या, नहीं, वॉल्यूम एज इट इज कांस्टेंट, तो बन गया। सो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू 0। सर ये बहुत टफ है, आ गया टफ की वैल्यू 0। हम किसी को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है ना। सो देखिए हमने सही पढ़ा था ना, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है वहां पर वॉल्यूम एक्सपांड नहीं हो रही, इसका मतलब वहां पर वर्क डन ही नहीं हो रहा है, वहां पर वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्क डन होने चेंज होने के लिए P इंटू डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा वी 0। सो देखिए इन आइसोकोरिक प्रोसेस देयर इज नो एनी वर्क डन टेक्स प्लेस है, याद रखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में किसी प्रकार का वर्क डन नहीं होता है। डन, यस, रफ कर दूं। आई होप आपको एक 1 by 1 समझ में आ रहा है। एंड 7th वन इज फ्लोट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक बोला था क्या मैंने, आइसोकोरिक, फ्लोट, फ्लोट यानी सर ये क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस। अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हमने पढ़ा है सर, जब आप कंटिन्यूअसली आप हीट देते हो तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, उसी के साथ वर्क डन भी होता है। इसी को सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, करेक्ट है ना। देखिए मैंने रट्टा नहीं मारा है, मैंने याद रखा है। वो डायग्राम जो है ना एक सिलेंडर वाली, वो इतनी इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, सिर्फ वही डायग्राम है बस। सर मैं हीट दे रहा था तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, जब बढ़ गई तो वर्क डन भी हुआ। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन सर अभी तो आपने बोला कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहने के वजह से कुछ भी वर्क डन नहीं होता है, तो लिख लेते हैं। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0, क्योंकि इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू क्या है, अब भी लास्ट डेल्टा डब्ल्यू है 0। सो ये देखिए हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, करेक्ट है। तो अभी मैं क्या कह सकता हूं, मैंने कल लास्ट वाले लेक्चर में CPCV दैट इज स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ाया था। तब मैंने पढ़ाया था कि जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है उसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। जहां पर आप हीट दे रहे हैं लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, उसी को आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट है। सो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए डेल्टा यू क्या लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी इज इक्वल टू CV। ये हमने पढ़ा है लास्ट में, अभी मैं हर बार नहीं बताऊंगा, मतलब आप भी पढ़ लिए है ना, आप भी पढ़ लीजिए। सो CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट दे रहे राइज होने के लिए, टेम्परेचर राइज होने के लिए कंटिन्यूसली, मतलब टेम्परेचर राइज होने के लिए एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सो CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। सो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, सो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी, एन CV डेल्टा टी। और ऐसा भी है ना इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस में, मतलब सिर्फ इंटरनल एनर्जी है वहां पर, वर्क डन नहीं हो रहा है,
तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी आ गया। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अभी हमारे तरफ क्या आया था, डेल्टा यू। तो देखिए सेकेंड वन, फर्स्ट वन, ये आया आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ओके, सो डेल्टा क्यू को मैंने एज इट इज रखा, यहां पर लिया, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। डन। सो सेकेंड हमारी तरफ ये भी आया था, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिर्फ डेल्टा यू, देयर इज नो एनी वर्क डन। सो देखिए दोनों के राइट हैंड साइड अगर सेम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, फाइनल वाला पॉइंट कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, is equal to delta u. There is a, because there is a change in work done is equal to 0. Work done, change in work done is equal to 0. So delta q is equal to n cv delta t is equal to delta u. Work done वहां पर 0 है. So ये 7th वन हो गया गाइस, आराम से फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा, उसके यहाँ पर हमने वर्क डन को 0 लिया। सो हमने डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा u एंड डेल्टा यू, मैंने मतलब ये वाला एक इक्वेशन बन गया। सेकेंड वन कि यहाँ पर हीट को वॉल्यूम कांस्टेंट था तो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया, तो ये दोनों इक्वेशन को हमने मैच किया, तो ये फाइनल में क्या आ रहा है, चेंज इन हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि वहां पर वर्क डन 0 है। सो आई होप गाइज जो मैंने आज टोटल 7 पॉइंट्स कवर किए वो आपको मतलब अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको अगर पढ़ाई करनी है ना, मतलब हर एक प्रोसेस ऐसे ही पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, क्योंकि आप डेप्थ में पढ़ेंगे उतना ही डेप्थ में आपको मतलब अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो मैंने आज के आइसोकोरिक प्रोसेस जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट था वहां पर मैंने 7 स्टेप्स लिए हैं एंड आई होप ये आपको बहुत मतलब फायदेमंद होगा। यूटिलाइज करके लीजिए इस लेक्चर का, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वाला प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।